नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी का एमबीएन नेटवर्क में बहुत स्वागत है। मोदी जी की भविष्यवाणी तो ऐसा लग रहा है कि सच होती हुई दिख रही है। उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी को इंडी ब्लॉक से बाहर कर देंगे। तो ये गुरुवार को सच हो गया। दिल्ली में इंडी ब्लॉक से कांग्रेस को इंडी निकाला दिए जाने की तैयारियां हो रही थी, तो बालागेवी में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। पहले एक नक्शा आता है सोशल मीडिया पे, तथ्यों को तोड़ा-मरोड़ा गया उसमें एंड ऑफ द डे जय बापू, जय भीम, जय संविधान इसको रैप अप करके रख दिया। तो मतलब तीनों एक साथ कैसे आई मीन अंबेडकर जी पर तो कांग्रेस ने मतलब काफ़ी रायता फैलाया है, देश ने देखा आई थिंक दुनिया ने भी देखा। अब गांधी जी को भी साथ ले लिया है। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे महाकुंभ पर भी, क्योंकि इधर योगी आदित्यनाथ काफ़ी तैयारियां कर रहे हैं और दूसरी तरफ अखिलेश यादव बहुत ही नेगेटिव टिप्पणियां कर रहे हैं। कई और मुद्दे भी टच करेंगे, संघ की मैगज़ीन का कवर पेज है, उस पे बात करेंगे। तो मेरे साथ वाली स्क्रीन पे आप देख रहे हैं बहुत ही खास मेहमान हैं मेरे, आनंद कुमार जी। आपका बहुत-बहुत नमस्कार। स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार एंड आनंद सर, बालादेवी में क्या खिचड़ी पक रही है? आई मीन इनका जो हार है महाराष्ट्र की और हरियाणा की, इनका हैंगओवर उतरा नहीं है क्या? देखिए, हार का हैंगओवर तो नहीं उतरा है, नहीं ही उतरा है। साथ ही आपने जो बात की शुरू में ही कि एक साथ ये खिचड़ी पकाने की तैयारी कर रहे हैं, एक साथ जय गांधी, जय भीम और जय अंबेडकर जोड़ रहे हैं। तो इसमें से सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन तीनों के तीनों पर इनका दावा नहीं बनता। तीनों को एक साथ मिला दें, तब तो जो बनेगा वो नहीं होगा। इन तीनों में से एक पर भी इनका दावा नहीं बनता। जैसे जय गांधी जैसे ही अगर ये कहते हैं, तो गांधी जो थे वो 28 अक्टूबर 1934 को ही कांग्रेस से इस्तीफा देकर के बाहर जा चुके थे। उसके बाद आजीवन उन्होंने दोबारा कभी कांग्रेस की सदस्यता ली ही नहीं। तो गांधी कांग्रेस के थे, ये कहना उतना ही बड़ा झूठ होता है। मतलब अगर हम लोग जोड़ना शुरू करें कि 1919 के दौर से अगर हम लोग ये जोड़ना शुरू करें कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय जिसको कहते हैं आधुनिक भारत में, जो एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ाया भी जाता है 1919 से, तो 1919 के समय से अगर हम लोग जोड़ना शुरू करें और जोड़ें कि 17-18 साल तक वो कांग्रेस में थे, तो 1934 के बाद का जीवन काल अगर देखें गांधी जी का, तो करीब-करीब 18 साल जो है वो कांग्रेस से बाहर भी थे और कांग्रेस में वो दोबारा कभी शामिल नहीं हुए। और जिन लोगों को जानकारी नहीं हो इस बात की, वो इस बात पर ध्यान दे दें कि जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, 1942 का जो आंदोलन चल रहा था, उसकी सारी की सारी बैठकें जो होती थीं, वो वर्धा में हो रही होती थी, साबरमती में नहीं हो रही होती थी। इसकी वजह क्या थी? वजह यही थी कि 1934 में 28 अक्टूबर को कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद गांधी जो है वो साबरमती आश्रम छोड़ करके वर्धा में जाकर के रहने लगे थे। महाराष्ट्र में वर्धा जो होता है, वहाँ पे रहने लगे थे और वर्धा आश्रम से ही इसी वजह से वो सारी मीटिंग्स होती थी। तो सबसे पहले तो उनका दावा गांधी पे ही नहीं बनता। अंबेडकर पे दावे की जहां तक बात है, तो अंबेडकर पे दावा तो कहीं से नहीं बनता। और जो इन सबको एक साथ मिला करके अगर करने की बात करें, तो भाई गांधी और अंबेडकर दोनों के आपसी संबंध कैसे थे, ये राजनीति के बारे में थोड़ा बहुत भी जानने वाला, मतलब स्कूल का छात्र भी जो होता है वो भी जानता है कि एक 1932 का पूना पैक्ट था। 1932 के पूना पैक्ट में हुआ यूं था कि भाई अंबेडकर कह रहे थे कि मुझे अलग इलेक्टोरेट चाहिए और गांधी कह रहे थे कि अलग इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा। अंत में एक कॉम्प्रोमाइज हुआ था, जिस कॉम्प्रोमाइज को 1932 का पूना पैक्ट कहा जाता है। इस पूना पैक्ट में हुआ क्या था कि काफी समय तक ब्लैकमेल करने के लिए, कह लीजिए ब्लैकमेल करने के लिए ही हम कहते हैं, गांधी जो है वो आमरण अनशन पर बैठ गए और अनशन पर बैठ गए तो चलो भाई बुढ़ा कहीं भूखा ना मर जाए कोई आदमी। तो इस वजह से थक हार करके अंबेडकर ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया और 148 सीटें जो है वो दलितों के लिए रिजर्व करवा करके, और उस समय दलित नहीं कहा जाता था, डिप्रेस्ड क्लासेस कहा जाता था, तो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रिजर्व करवा के वो अलग हुए। और इस वजह से पूना पैक्ट जो है वो फेमस है और पढ़ाया जाता है पूना पैक्ट स्कूल में, कॉलेज में,
जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखें उसमें इम्पोर्टेंट होता है पूना पैक्ट। तो जो मामूली सा भी छात्र होगा, जो थोड़ा सा भी इतिहास जानता होगा, थोड़ा सा भी जनरल नॉलेज के लिए भी अगर कुछ पढ़ता होगा, तो उसे भी पूना पैक्ट के बारे में पता होगा। तो ये तो बिल्कुल खिचड़ी जो पक रही है, इस खिचड़ी में दो ऐसी चीजें मिला दी गई हैं जो जिसको हम लोग कहते हैं दूध में नमक मिलाना। तो बिल्कुल ये दोनों चीजें मैच नहीं कर पा रही हैं। वैसे आजकल पास्ता बन जाता है दूध में नमक मिला करके, और इटालियन काफी शौक से पास्ता खाते हैं। तो भारतीय कहावत जो होती है दूध में नमक मिलाना, वो इटालियन लोगों को शायद हजम ना हो, क्योंकि वो लोग पास्ता बनाते हैं तो दूध में नमक मिलाते हैं। तो इस वजह से शायद हो सकता है कि उन्होंने गांधी को जो है अंबेडकर के साथ मिला लिया और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब सुबह से ही चल रहा है इनका, और ये कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। और मतलब मैं ये भी समझना चाह रही हूँ कि जो इन्होंने पार्लियामेंट परिसर में रायता बिखेरा है, वो क्या कम था जो अब ये अपना कुछ और यात्रा की तैयारियां शुरू कर लिए हैं। देखिए, रायता जो उन्होंने बिखेरा था उसमें देखिए इनको अभी तक ये लग रहा है, या कह लीजिए कि इन्हें ये अब समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो कोशिश की थी न्याय यात्रा की, उससे इन्हें फायदा हो गया। मतलब लोकसभा चुनाव में फायदा हो गया, जो यात्राएं हुई थी उससे, ये इनकी समझ में आ रहा है, और इसलिए ये सोच रहे हैं कि और यात्राएं कर ली जाएं। लेकिन ये जो यात्राएं होंगी, तो अभी हाल में इन्होंने जो हरकत की है उसके बाद देखिए कि अंबेडकर पे और संविधान पर कितनी सारी बहसें शुरू हो गई। ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम्म। इससे राहुल गांधी को क्या फायदा होगा? क्योंकि वो तो अ, किसी की सुनते ही नहीं है। वो उम्मीद उन्हें तो यही कर उन्हें रहे तो हैं कि उन्हें तो अपनी बात करनी है, उन्हें तो अपनी कहानियाँ कहनी है, उन्हें तो अपनी जी, मतलब कभी चक्रव्यूह तो कभी अंदर की ताकत, ये सब बातें करते हैं वो। हाँ। तो अब देखिए कि इसमें उनका मंशा जो था, उनकी मंशा जो थी वो ये थी कि भाई दलित वोट जो है वो हमारे पास से छिटके ना, वो हमारे पास आ जाएं। छोटी पार्टियों के पास से जो छिटक रहे हैं वो समाजवादी पार्टी या ममता बनर्जी या फिर केजरीवाल की पार्टी जो पंजाब में कर रही है, तो उनके पास न जाएं ये दलित वोट, वो वोट हमारे पास आ जाएं। पहली कोशिश तो ये होती है। तो जय भीम का नारा जो है उन्होंने जो जारी रखा था वो उठाए रखा। अभी पहले भी वो लोग नीली टी शर्ट जो है हड़पने की कोशिश कर चुके हैं, नीला रंग जी। हड़पने की कोशिश कर चुके इसी हैं। इसी मुद्दे में ना एक छोटी-सी टिप्पणी मैं और चाहूँगी। जिस जी। तरीके से आज केजरीवाल ने कहा है कि हम राहुल गांधी को एनडी ब्लॉक से निकाल रहे हैं। तो अब देखिए ये तो सारा वोट बैंक का मामला है ना। केजरीवाल ने बहुत मेहनत करके दलित वोट बैंक जो कांग्रेस के पास से छिटका था उसे अपने साथ करके और पंजाब में सरकार बनाई है। ऐसे ही ममता बनर्जी को आप देखेंगे तो ममता बनर्जी ने भी वही दलित वोट और मुस्लिम वोट जो है उसको एक साथ इकट्ठा करके अपने पास लाकर जो कम्युनिस्टों की सरकार थी उसको गिराया और कांग्रेस को बिल्कुल ही बाहर कर दिया और अपनी सरकार बनाई। ऐसे ही आप समाजवादी पार्टी का देखेंगे तो समाजवादी पार्टी ने भी वही किया है। बसपा के पास से जो वोट बैंक छिटका वो कांग्रेस की झोली में ना जाए, समाजवादी पार्टी की झोली में आए, इसका इंतजाम करके उन्होंने 30 सीटें, 30-35 सीटें जो अभी जीती हैं लोकसभा चुनाव में, वो जीत ली। तो ये सभी तो उसी दलित वोट पर निर्भर हैं जिस दलित वोट पर डाका डालने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। जी। तो उस वोट बैंक पर जैसे ही ये डाका डालने की कोशिश करेगी, नीली टी शर्ट और नीला झंडा वगैरह हड़पने की कोशिश करेगी और उसके बाद जय भीम का नारा लगाती हुई दिखेगी, तो जाहिर सी बात है कि इन सभी छोटी पार्टियों को दिक्कत होगी और ये तो लात मार करके फिर पार्टी को कहेंगे कि भैया किस बात का गठबंधन, तुम हमारे ही घर डाका डाल रहे हो और हमसे कह रहे हो कि हमारे साथ गठबंधन में हो। ऐसा तो चलता नहीं। तो ये अ, जो आपस में जी। लूट के माल के लिए गिरोहों में मारामारी होती है ना, जैसे डकैत पकड़े कैसे जाते हैं, पुलिस कार्रवाई में डकैत जो पकड़े जाते हैं वो अक्सर इसीलिए पकड़े जाते हैं कि डाका तो पड़ गया, अब जब लूट के माल के बंटवारे की बात हुई तो बंटवारे के वक्त डकैतों में आपस में झगड़ा हो गया और चूंकि झगड़ा हो गया तो जिसे कम मिला उसने जाकर के पुलिस को खबर कर दी कि बाकी माल यहाँ छुपा है। तो इस क्रम में जो है सारे डकैत पकड़े जाते हैं। तो यहाँ भी वही हो रहा है कि आप डकैती करने की कोशिश कर रहे हैं वोट बैंक पे और डकैतों में आपस में झगड़ा हो गया है। अ, केजरीवाल जो दिल्ली में कर रहे हैं उसमें आपको यही नजर आ रहा है।
ये बताइए, एक तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 12 वर्ष जी। के बाद होने वाले महाकुंभ को भव्य, दिव्य बनाने की रणनीति को लेकर के लगातार समीक्षा कर रहे हैं। मेहनत की जा रही है ऑन ग्राउंड। इसी बीच हम ये देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव महाकुंभ की तैयारियों पे सवाल उठा रहे हैं और अगर सोशल मीडिया पे भी आप देखें तो उनको उनकी कुंठा दिखाई दे रही है। मतलब वो ऐसे-ऐसे यू नो अजीब-अजीब से प्रश्न। अजीब-अजीब सी नेगेटिव टिप्पणियाँ कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। अ, क्यों कर रहे हैं ऐसे? ये भी ज़रा इस पे भी दर्शकों को बताइए। देखिए, इस बात उनकी जो बातें हैं, अभी हाल-फिलहाल की जो बातें सुनाई दी हैं, जो मतलब सोशल मीडिया पर जो टिप्पणियाँ हैं, उनको देखकर तो कोई भी अपना सिर पीट लेगा समझदार आदमी। थोड़ा-सा भी अगर कॉमन सेंस हो, जिसको कहा जाता है कि नॉट कॉमन इन कॉमन पीपल, लेकिन अगर थोड़ा-सा भी कॉमन सेंस हो, तो सबको ये पता होता है कि भैया पहले बिजली के खंभे लगाए जाते हैं, उसके बाद खंभों पर तार लगाया जाता है। हुँ, बहुत बाद में तार लगाने की प्रक्रिया जो होती है, वो शुरू होती है। सारे खंभे जब लग जाते हैं, सब सही जी। जगह पर फिट हो गए हैं, ये चेक कर लिया जाता है, उसके बाद उस पर तार लगाए जाते हैं। तो आप खंभे कह दिखा कर रहे के अगर ये हैं कह रहे हैं कि बिजली आनंद जी नहीं आ कह रहे रही। हैं आनंद जी कह रहे हैं कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 भाजपा के कुशासन मॉडल का विशेष समाचार बुलेटिन दिनांक 25 दिसंबर संवाददाता पीडीए पत्रकार। मतलब वो ये तंज कस रहे हैं। तो भई खंभे पहले लगाए जाएँगे, पहले ही तार बाँध करके और उसके बाद खंभे को खड़ा करने की कोशिश की जाए, ऐसी बेवकूफ़ी भला कौन करता है? कभी देखा है ऐसा कि पहले तार बाँध दी गई, उसके बाद खंभे को खड़ा किया जा रहा है? खंभा पहले लगेगा, बाद में उसके ऊपर तार लगेंगे, ये तो सीधी-सी बात होती है। तो पहले खंभे लग गए हैं, अब या फिर लग रहे हैं, अभी तक पूरा काम पूरा हो गया होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। वो आखिरी 1-2 दिन में पूरा होता है। तो 90% 95% जिस समय तक काम पूरा हुआ है, उस समय तक आप पूछेंगे काम हो गया? तो यही कहा जाएगा कि नहीं काम पूरा नहीं हुआ। फिर आप 97% पे पहुँचे हुए रहेंगे, उस समय भी आपसे पूछा जाएगा काम पूरा हो गया? फिर आप कहेंगे नहीं काम पूरा नहीं हुआ। अगले दिन जब 100% हो जाएगा तो एक साथ ही आप पाएँगे कि कई जगह पर काम जो है वो 100% पूरा हो गया। कहीं पर सुबह 100% पूरा हुआ, कहीं दोपहर में 100% पूरा हुआ, कहीं शाम 4 बजते-बजते 100% काम पूरा हुआ। तो काम की गति तो ऐसे ही चलती है और काम ऐसे ही होता है। आप चाहेंगे कि पहले तार बाँध दिए जाएँ और उसके बाद बिजली के खंभे को खड़ा किया जाए, ऐसा भला धरती पर कौन करता है? ये तो मूर्खतापूर्ण सवाल है। और इस दूसरी बात ये मूर्ख है और इसको अगर आप अखिलेश इसकी अगर आप तुलना करके देखें, तो आप बहुत साल पहले आज़म खान इस व्यवस्था को देख रहे थे, पिछली बार जब महाकुंभ हुआ मैं था। उसी जी, बात जी। पे आ रही थी कि अखिलेश भूल गए हैं, जब उन्होंने आज़म खान को प्रभारी बनाया था, उस समय क्या-क्या जी। गुल खिले थे, मैं उसी बात पे आ रही थी। जी। जी, इसमें तो भई व्यक्तिगत अनुभव है मेरा। दादी जो है वो हमारी वो महीने भर वहाँ कुंभ के मेले में वहाँ पे रुकना चाहती थीं, तो वो पहले ही चली गई थीं। बाद अच्छा, में पिताजी और माताजी जो हैं वो लोग देखने के लिए जाना चाहते थे कि सारी व्यवस्थाएँ वहाँ ठीक-ठाक हैं या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। उस ज़माने में उतना एटीएम वगैरह जो है उतना पॉपुलर नहीं था और दादी एटीएम वगैरह चलाने में उतना कोई एक्सपर्ट भी नहीं है। तो कहीं पैसे-वैसे ना खत्म हो गए हों या कोई दिक्कत ना हुई हो और खुद भी कुछ जाने का मन रहा होगा कि कुंभ देख कर के आएँ एक बार कुंभ मेला। तो वो लोग गए थे तो रास्ते भर में पिताजी और माताजी बताते हैं कि 3 से 4 बार उनकी पॉकेटमारी हो गई थी। मतलब भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि जेब कट गई और पता चलते-चलते काफ़ी देर हो चुकी थी। तो अलग-अलग जेबों में हर जगह कहीं पे 500 कहीं ₹1000 अलग-अलग जगह रखे हुए थे। तो इस वजह से जो है पहुँचते-पहुँचते तक और वापस आने तक पैसे उनके पास बचे रहे। अन्यथा 4 बार पॉकेटमारी हो चुकी थी और धक्का-मुक्की का आलम ये था कि माँ बताती है कि पहली बार जीवन में ये महसूस हुआ कि भीड़ कैसी होती है, भीड़ धक्का देकर आपको कुचलती हुई भी निकल सकती है और आप मर भी सकते हैं भीड़ में दबकर। ये पहली बार जीवन में महसूस हो पाया था। तो ऐसी व्यवस्था थी पिछली बार जब कुंभ हुआ था, जब अखिलेश के शासन में। तो ये बेकार की बात ना करें, उनके शासन में कैसी व्यवस्था रही थी और उसमें और अभी में कितना अंतर होता है, इसका अनुभव हम आपको अभी हाल का बता सकते हैं। अभी हाल में हम अयोध्या का मंदिर देख कर के आए हैं, मतलब परिवार के साथ और दादी के साथ। इस बार भी दादी साथ में थी और बड़े आराम से बाहर ही व्हीलचेयर मिल गया था दादी को।
दादी आराम से व्हीलचेयर पर बैठी और बिल्कुल तेज गति से उन्हें ले जा करके दर्शन करवा करके और बाहर ले आया गया। जितनी देर में हम लोग पैदल जाते, मतलब पिताजी के साथ और हम जा रहे थे, तो हम लोग जितनी देर में पैदल जाते, मंदिर का दर्शन करने के बाद बाहर आते, उतनी देर में वो लोग दर्शन करके बाहर आ चुके थे। बाहर बैठे हम लोगों का इंतजार कर रहे थे। कोई भीड़ धक्का मुक्की नहीं, कोई मतलब परेशानी की कोई बात जिसमें आप कह सकें, जिस बात की आप शिकायत कर सकें, ऐसी कोई भी बात उस मंदिर में नहीं दिखी। जो कि राम मंदिर आप समझ लीजिए कि दिन में लाख से ऊपर श्रद्धालु तो वहां अवश्य पहुंच रहे होंगे हर दिन। तो व्यवस्था में जो ये अंतर है, ये बहुत साफ साफ नजर आता है। तो ये कहना कि भाई तुम, मेरे टाइम पर व्यवस्था बहुत अच्छी थी और अभी के टाइम पर व्यवस्था बहुत खराब है या बहुत खराब होने वाली है, तो ऐसी उम्मीद करना भी बेवकूफ़ी है कि कोई जो आदमी पहले ही खुद ही साधु हो, महंत हो, वो आदमी जब इंतज़ाम करेगा कुंभ का, तो इंतज़ाम में आप कमी निकाल पाएंगे। अब भीड़-भाड़ है और कुछ ना कुछ अव्यवस्था होगी ही, कुछ ना कुछ लोगों को दिक्कतें होंगी ही, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सुविधाजनक हो सकती है व्यवस्था, वो होगी। और ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि जो भी पहले कभी कुंभ में जा चुके होंगे, वो अगर दोबारा कुंभ इस बार देख कर के आएँगे, तो उनको खुशी ही होगी कि व्यवस्थाएँ पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। ऐसी मेरी उम्मीद है। तो सही कह ये रहे हैं बेकार और की बातें तो नहीं आप करनी चाहिए। आप अपने दादी जी को इस बार का कुंभ भी ज़रूर दिखाइएगा। संभल की तरफ रुख करते हैं आनंद कुमार जी। जी। मतलब आप भूल जाइए कि संघ सुप्रीमो ने, मोहन भागवत जी ने क्या कहा, लेकिन आज मैं देख रही थी उनका जो मैगज़ीन है, ऑब्ज़र्वर, उसमें उन्होंने जी। बहुत ही अच्छा उसका कवर पेज है। दर्शकों को मैं दिखाना ज़रूर चाहूँगी। ये देखिए, तो इस पे हम बात भी कर रहे थे। सिविलाइजेशनल सिविलाइजेशनल जी, जस्टिस। जी। देखिए, सिविलाइजेशनल जस्टिस की बात तो होगी ही, ये बात तो उठेगी ही। एक सिविलाइजेशन के तौर पर, एक सभ्यता, एक संस्कृति के तौर पर हिंदुओं को जिस तरह से दबाया गया। अब जैसे आप 91 का जो एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, एक्सक्यूज़ मी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसको कहते हैं, उस एक्ट को अगर आप देखिए तो आपको समझ में आ जाता है कि 1991 में जब ये कानून बन के आया कि पहले से जो जैसा था, वो आगे वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किए जाएँगे। तो ये बड़ा ही अजीब-सा थोपा हुआ कानून है। ये किसी तरह से सिविलाइजेशनल जस्टिस नहीं है। ये सभी लोगों को पता है कि मंदिर किन लोगों के कब्ज़ाए गए, तो भई हिंदुओं के मंदिर कब्ज़ाए गए, जैनियों के मंदिर कब्ज़ाए गए। आप कुतुब मीनार के बाहर ही जाकर के देख लीजिए, तो कुतुब मीनार के बाहर लिखा हुआ होता है बाकायदा, एएसआई के बोर्ड पे, वहाँ पे साफ-साफ लिखा गया है कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर, उसके बचे हुए मलबे से ये कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद जो है वो बनाई गई। तो जहाँ साफ-साफ लिखा हुआ है कि इस सिविलाइजेशन के साथ ऐसे अन्याय हुए हैं पूर्व काल में, तो उसको सही करने का मात्र एक ही तरीका होता है कि जो इस सिविलाइजेशन के पास से हड़पा गया है, वो इस सिविलाइजेशन को वापस दे दो, और वो भी तमीज़ के साथ वापस दे दो। ये तरीका नहीं होता कि 500 साल आप मुकदमा लड़ रहे हैं और उसके बाद आपको राम जन्मभूमि मंदिर वापस मिलता है। और इसमें भी एक मंदिर वापस मिला है। अगर हम लोग ऐसे ही गिनती करें, सिर्फ बड़े मंदिरों की बात करें, तो काशी मथुरा को छोड़ भी दीजिए, तो भोजशाला जो होती है महाराष्ट्र में, वो अभी बाकी है। ढाई दिन का झोपड़ा जो है वो बाकी है। ऐसे पता नहीं कितने, इसमें मतलब हर बड़े शहर आनंद में जी, इसमें आपको जो ऐसे नहीं नीचे की मिलेंगे। लाइन्स है ना, जो हम शो से पहले बात कर रहे थे, जी। वो मैंने आपको बताई थी कि इसमें क्या-क्या लिखा हुआ है एंड इसमें साफ-साफ उन्होंने कहा है कि जहाँ भी जो विक्रय हैं, उनको खोजना चाहिए, इन वन लाइन अगर मैं कहूँ तो। ढूँढ करके, निकाल करके और वापस देना चाहिए। बहुत सीधी और बहुत साफ-सपाट सी बात होती है ये। जी, और कहीं अगर लोग सोच रहे हैं कि उसने ऐसा बयान दिया था, मोहन भागवत जी ने ऐसा बयान दिया था, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि उनकी परिभाषाएँ और आपकी परिभाषाएँ अलग-अलग होती हैं। उनकी हिंदू शब्द की परिभाषा जो होती है, उस हिंदू शब्द की परिभाषा में भारत में रहने वाला हर व्यक्ति आ जाएगा, या भारत को अपना देश जन्मभूमि मानने वाला हर व्यक्ति आ जाएगा। उनके हिंदू की परिभाषा में तो भारत का हर नागरिक फिर तो आ जाएगा। अब
धर्म के हिसाब से अगर आप मान रहे हैं कि ये धार्मिक बयान था कि धर्म जिनका हिंदू है उन लोगों को नहीं खुदाई करनी चाहिए, तो ऐसा तो उन्होंने कहा ही नहीं है। उनकी बात का ये मतलब निकलता ही नहीं है। खुदाई तो खुदाई पर भी तो देखिए अखिलेश एंड उनकी पूरी कंपनी, उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। उन्हें तो ऐसा क्यों लग रहा है तकलीफ हो जैसे रही है भाई? जैसे अब मतलब खुदा, है ना? वो कह ये रहे हैं ये कि ये आप बड़ी ही विचित्र सी स्थिति है, क्योंकि मान लीजिए कि जो यादव समुदाय हम लोग मानते हैं, तो वो लोग भगवान कृष्ण को अपना वंशज मानते हैं सीधे-सीधे, और कृष्ण जन्मभूमि के लिए लड़ाई लड़ने में उन्हें तो आगे उतरना चाहिए। ऑब्वियसली मथुरा के लिए लड़ाई लड़ने में उन्हें आगे उतरना चाहिए। उल्टा वो पीछे जा रहे हैं, तो अपने समुदाय में भी जो अपनी हैसियत है और अपने पिता की हैसियत है, उसको खोते जा रहे हैं। तो वोट बैंक पर उनके खुद के वोट बैंक पर जो पीडीए का वो वोट बैंक का वो नारा कहते हैं, उसमें जो पिछड़ा वाला जो वोट बैंक है, उस पर तो इसका असर सीधे-सीधे पड़ जाएगा। उसके बाद फिर वो रोएँगे कि भई मेरा तो ईवीएम हैक कर लिया। तो असल में नहीं, होता उन्हें क्या है कि उन्हें असल में ऐसी उन्हें तो बड़ी बेवकूफ़ी ये खुद ही तकलीफ हो कर रहे रही है होते ना, हैं। उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है। वर्क साहब पे शिकंजा कसा हुआ है और तमाम जो मंदिर अंदर जो दबे हुए हैं, उनको निकालने का क्रम जारी है। तो मंदिर हड़पने की ज़रूरत ही क्या थी? अभी जैसे कि आप देखिए कानपुर की मेयर जो हैं, वो जगह-जगह घूम-घूम करके देख रही थी, तो मंदिरों पर उनकी जगह मंदिर की जगह हथियाकर, मंदिर के कमरों को हथियाकर वहाँ पे कहीं पर कोई कारखाना खुला हुआ है, कहीं बिरयानी पक रही है। तो ये सब जब दिखेगा लोगों को, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो हिंदू समुदाय है, उसको तकलीफ़ तो होगी ही इस बात से। और ये तो बहुत छोटी-छोटी बातें हैं। आप बड़ी बात सोच करके देखिए कि कोर्ट के आदेश से पहले ज्ञानवापी मंदिर में जो जिसे वो आखिर तक कहते रहे कि नहीं वो तो फव्वारा है, हम वहाँ वज़ू करेंगे। वज़ू करेंगे का मतलब होता है हम वहाँ कुल्ला करेंगे, हम वहाँ हाथ-पाँव धोएँगे। जी, आप हर एक वहाँ जो जाने वाला था, उस हर एक को पता था कि वो कोई फव्वारा नहीं है, वो शिवलिंग है और उसमें से एक भी बोलने नहीं आया। तो अब अगर ऐसे में कोई सोचे कि यहाँ पे गलती किसी 1-2 आदमी की नहीं है, 1-2 फ्रिंज एलिमेंट्स की नहीं है, कोई 5% आतंकवादी हैं और बाकी लोग बड़े अच्छे हैं, सभी लोग एक जैसे नहीं होते, ये सारी बातें जो हैं, ये सब कुछ झूठ है, पूरा का पूरा समुदाय ही वैसा है, तो इसमें कोई वो गलत नहीं सोच रहा होगा। क्यों नहीं सोचेगा वो? वो तो ऐसा ही सोचेगा ना कि भई पूरी-पूरी कौम जाती रही वहाँ पे, रोज़ वज़ू करती रही, मतलब रोज़ कुल्ला करती रही, रोज़ पाँव धोती रही और सबको पता था कि वहाँ पे शिवलिंग है और उसके बावजूद ये हरकत करती रही और उसके बाद भी अड़ी रही कि नहीं ये तो भई फव्वारा है। तो अब इस बात को देखने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भरोसा भी रहे, कैसे भरोसा बने? भरोसा सही बनने बात का तो है कोई और सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके लिए बाकायदा योगी जी ने मतलब चेतावनी भी दे दी है। एक मामूली से एएसआई सर्वे के लिए पत्थरबाजी करने की क्या ज़रूरत थी? मान लीजिए अगर एएसआई का सर्वे हो ही जाता तो क्या होता? एएसआई कोई ऐसी संस्था तो थी नहीं। एएसआई पहले भी कहती रही है कि भैया यहाँ पे पहले कुआँ जो था ये खुला हुआ था, पहले पूजा वगैरह होती थी यहाँ कुएँ तक और बाद में जो है एन्क्रोचमेंट करके कुएँ को ढक दिया गया है इसलिए हम लोग सर्वे कर रहे हैं। उस सर्वे की टीम पे आपने पत्थरबाजी कर दी। अब पत्थरबाजी का नतीजा जब भुगतना पड़ रहा है कि वहाँ से खोद-खोद करके वो जब निकाले जा रहे हैं तो 3-3 मंजिला, 4-4 मंजिला वहाँ पे निकल जा रही है बावड़ी, जो कि किसी रानी साहिबा ने बनवाई थी। उसके पड़ोस में आप देख लीजिए, अमेठी में नज़र आता है कि एक दलित परिवार ने करीबन सवा सौ साल पहले, 120 साल या 125 साल ऐसा ही कुछ कहते हैं, करीब सवा सौ साल पहले वहाँ पे एक ये एक नक्शा दिखा रही हूँ, ये जिस जी, जी। इसमें जितने जितने कूप, जितने तीर्थ स्थल, जितने मंदिर हैं, वो सब जी। वहाँ देखिए, जो कूप हैं वो तो मिल गए हैं, हुँ, हुँ। मंदिर भी मिल जाएँगे। 3 मंदिरों की बात हुई है, 2 मिल गए हैं, बाकी जो तीर्थ स्थल हैं, वो भी ढूँढे जा रहे हैं। अब वो जब पता चल गया है, दस्तावेज़ हैं तो फिर तो ढूँढे ही जाएँगे ना। देखिए ऐसा ऐसा एक नक्शा जो है ना, ऐसा एक नक्शा जो कांग्रेस के वकील साहब थे, मुस्लिम पक्ष के वकील साहब थे, उन्होंने अदालत में फाड़ दिया था। जो आचार्य किशोर कुणाल ने नक्शा बना करके दिया था, जो उनके पास नक्शा मौजूद था, पुराना नक्शा एक, जो राम जन्मभूमि मंदिर का था, तो कोर्ट में ही बीच अदालत में ही उस नक्शे को फाड़ दिया था
और ये कई लोगों ने देख रखा है, ये न्यूज़ में भी आया था और काफ़ी विवादित घटना थी। तो क्या करते हैं वो लोग नक्शे के साथ, ये चीज़ तो सब लोगों को पता है। मंदिरों के साथ क्या किया जाता है ये हम लोग कानपुर में देख रहे हैं, और अभी जब संभल में खुदाई शुरू हो गई है और खुदाई में वो सारा मकान निकल निकल करके बाहर आता जा रहा है, सीढ़ियाँ निकल निकल के बाहर आती जा रही हैं, 3-3 मंजिला इमारतें निकल के बाहर आती जा रही हैं, तब समझ में लोगों को आ रहा है कि आखिर इन लोगों ने किया क्या है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उस निशान को मिटाने की, जो भी सबूत बाकी थे वहाँ पे, उसको मिटाने की कोशिशें जो है लगातार। तो ये 1 पीढ़ी या 2 पीढ़ी या 5 पीढ़ी का नहीं है, ये पूरा सिविलाइजेशनल इनजस्टिस है, जो एक सिविलाइजेशन ने इनजस्टिस दूसरे सिविलाइजेशन पर थोपा है। बाकी देशों में हम लोग बहुसंख्यकवाद की बात करते हैं, भारत में हम लोग जिस चीज से गुजर रहे हैं, जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं, उसको अल्पसंख्यकवाद कहा जाता है। तो इस पीड़ा से हिंदुओं को कभी ना कभी तो मुक्ति दिलानी पड़ेगी, कभी ना कभी तो वो आवाज उठाएगा। स्वतंत्रता जी। को इतने साल हो गए, उतने साल तक बर्दाश्त किया और देखा कि भैया नहीं, वैसी ही स्थिति रहने वाली है, तो आखिर उसने अब आवाज उठानी शुरू की है। अब उस आवाज से दिक्कत हो रही है, उसको वो असहिष्णुता कहते हैं, तो ये प्रॉब्लम तो होगी। आपने मेरे दर्शकों को कई मुद्दों पे महत्वपूर्ण जानकारी दी और मेरे शो के लिए आपने समय निकाला। आनंद कुमार जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जी, हिंद, जय भारत। जय जय भारत।